जब सारे घर वाले बाहर गए हुए थे, पता नहीं कैसे वैभव अचानक कालकोठरी से बाहर निकल गया। वैभव ने जबरदस्ती हमें गाड़ी में डालकर वो हमें पहाड़ के किनारे तक ले गया और उसने हमसे कहा कि वो हमारा हाथ छोड़ देगा, हमें मार डालेगा वो। तभी अचानक से एक कार आई और वो वैभव की कार से टकरा गई। वैभव को भी जोर से झटका लगा और उससे हमारा हाथ छूट गया और हम सीधा खाई में जाके गिर गए। क्या करें, कैसे बाहर निकले यहाँ से? ये अभी मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। इतना अच्छा मौका मिला है हमें वैभव, अब देखना कैसे इसका फायदा उठाते हैं हम। अब सबको पता चलेगा कि तुमने हमें मारा है। तुम चाहे कितना भी मना कर लो, पर हम तुम्हारे आसपास अपने खून के सबूत छोड़ देंगे। तुम हमारे खून के जुर्म में फांसी पे लटकोगे वैभव, तब जाके हमारा बदला पूरा होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि वैभव हमें सच में मार डालेगा, पर उसने ऐसा किया। वैभव से इस बात का बदला लेने के लिए हमने ये प्लान बनाया, ताकि वैभव जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहे, ये पत्नी के खून के इल्जाम में। भी हमें पता था कि हम वैभव से अकेले बदला नहीं ले सकते, इसलिए हमने सुधा की मदद ले ली। सुधा को पता था ये सब कुछ? तो प्रियो, सुधा को पता था तो सुधा ने हमें क्यों नहीं बताया? कि प्रियो, हमें तो बताना चाहिए था ना कि हम इतनी चिंता में थे। भी हमने ही सुधा को कसम दी थी कि वो तब तक किसी को कुछ ना बताए जब तक हम अपने प्लान में कामयाब नहीं हो जाते और उस वैभव को जेल नहीं भिजवा देते। प्रियो, वैभव की गाड़ी में वो तेरी डायरी, तेरी चेन, वो वैभव के कमरे में वो खून के धब्बे, वो सब कैसे? दी वो सब भी हमने किया था। मतलब? हम जानते हैं कि अब तुम देश छोड़कर भागने की कोशिश करोगे, लेकिन हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। जब तुम अपना खोया हुआ पासपोर्ट ढूंढने की कोशिश करोगे और जब वो नहीं मिलेगा तो तुम पूरे घर में बवाल मचा दोगे, और जब ऐसा होगा ना, घर के बाकी लोग भी तुम्हारा पासपोर्ट ढूंढेंगे, तो उन्हें पासपोर्ट मिलेगा नहीं बल्कि कुछ और ही मिलेगा।
जिस रात वैभव ने एक्सीडेंट के बाद अपनी गाड़ी हवेली के गैराज में छोड़ दी, उसी रात हम और सुधा आए थे चुपके से अपनी डायरी रखने के लिए। अब क्या करेंगे सुधा? घर के अंदर कैसे जाएंगे? हमेशा हम खुद की यहीं से तो जाते हैं इस घर के अंदर, पर आज तो ये चौकीदार यहीं बैठे। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करना है? हम अंदर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? ये डायरी हम वैभव की कार में रख देते, कोई ना कोई तो इसे ढूंढ ही लेगा। हाँ तू ठीक बोल रही है, चल जल्दी चल। खुल गया। जा। चल प्रियू निकलते हैं, चल। दी, हम जानते हैं कि वैभव बहुत शातिर है। उसने तुझे यही बताया होगा कि वो हमें माँ बाबा के पास छोड़ने आया और हम हरिद्वार चले गए दी, लेकिन सुधा ने पता लगाया था कि उसने माँ बाबा को और पड़ोस वाली चाची को पैसे खिलाए थे तुझसे झूठ बोलने के लिए। उर्वी को कभी नहीं पता लगना चाहिए कि उसकी बहन यहाँ नहीं। मुंह से जान निकल जाएगी पर सच ना निकलेगा। प्रियो, हमारी तो माँ से भी बात हुई, उन्होंने खुद बताया कि तू पहुंच गई उनके पास। हाँ बेटा, वो तो कल रात को ही आ गई थी वैभव जी के साथ। दी, तू बाबा को तो जानती है ना, उन्होंने माँ को डरा धमका कर वैभव के पैसे लेकर झूठ बुलवा दिया होगा ताकि वो अपने प्लान में कामयाब रहे। हम बस वैभव जी को बताना चाहते थे कि वो एक औरत के सम्मान को ठेस पहुंचाकर उसे मारने की कोशिश करके बच नहीं सकता। हम तो उसे ये बताना चाहते थे कि एक औरत की हाय, उसकी बद्दुआ क्या होती है। मुखी जी हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि हमारे कारण आपको जेल जाना पड़ेगा। हमें नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। बड़ी हिम्मत वाली है तू प्रियासी। हमने इतना सब कुछ सहने के बाद भी अकेले गुनहगार को सजा दी थी। प्रियो, तुझे कैसे पता चला कि जो मुखी जी ने वैभव को गोली मारी थी वो उससे वो मरा नहीं है, वो जिंदा है? और वैभव की बंदूक में जो गोलियां थी वो असली नहीं, वो नकली गोलियां थी। ये तो सिर्फ हमें ही पता था। और वैभव ने जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी वो वैभव के अलावा किसी को भी नहीं पता था। प्रियो, तुझे कैसे पता? नहीं, जब मुखी जी ने वैभव को गोली मारी तब हमें भी यही लगा कि वैभव अब नहीं रहा है, और हमने ये भी सोच लिया था कि आप सबने मान लिया होगा कि अब जिंदा नहीं रहे, तो हम यहाँ पे आकर करते भी क्या। इसलिए हम सब कुछ छोड़ के एक नई जिंदगी जीना चाहते थे। उस रात हम हवेली में भी आए थे अपना कुछ सामान लेने, तभी हमने अंजलि भाभी को देखा चुपचाप हवेली से बाहर जाते हुए। क्या? अंजलि को? जी मुखी जी। इतनी रात को अकेले उन्हें जाते देख हमें उन पर शक हुआ। वो बहुत डरी और बहुत घबराई हुई थी, और ड्राइवर को साथ ले जाने के बजाय अकेले कार चलाकर जा रही थी। ये सब देखकर हमने उनका पीछा करने का फैसला किया। भैया 5 मिनट। भाभी, मुझे लगा कि इस घर में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, इसलिए आपको कॉल किया।
लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आपको तो सीने पे गोली लगी थी, आप तो मर चुके थे। जेठ जी ने तो हम सबके सामने आपको गोली मारी थी, तो आप जिंदा कैसे हो गए? भाभी यही तो मेरा प्लान था। मैंने जानबूझकर भैया के पास बंदूक गिराई ताकि वो बंदूक उठाएं और 1 महीने बाद ज्योति और मैं लंदन होंगे। मुख्य जी जेल में सड़ रहे होंगे और वो मोल की हवेली से निकाली जाएगी। अब उन दोनों की बर्बादी का टाइम शुरू। मुझे तो विश्वास ना हो रहा कि अंजलि ये सब काम कर सकती है। ये सब कुछ अंजलि भाभी ने ही किया। इंस्पेक्टर साहब ने हमें पहले ही बता दिया था कि अंजलि प्रताप सिंह के नाम से एक टिकट बुक हुई है हिमाचल जाने वाली ट्रेन की। वो टिकट अंजलि भाभी ने वैभव के लिए ही करवाई ताकि वो यहाँ से भाग सके। हम जानते हैं कि हमने वैभव का खून किया है, लेकिन वैभव जैसे राक्षस का अंत होना बहुत जरूरी था मुकेश जी। उस जैसे हर बलात्कारी का अंजाम इतना ही दर्दनाक होना चाहिए ताकि और कोई दोबारा ये करने की कोशिश ना करे। मुकेश जी, हम तो चाहते थे कि वैभव को कानूनी सजा दे, लेकिन जब उसने हमारी दीदी पे और मानस पे बंदूक तानी तो उन्हें बचाने के लिए हमारे हाथ से गलती से गोली चल गई। मुकेश जी, मैं जानता हूं तन्ने वैभव के साथ जो भी किया ना, वो जानबूझ के ना किया। तो तूने जो किया ना वो न्याय था। वैभव जैसे राक्षस के लिए, जैसे पापी बलात्कारी के लिए यही सजा होनी चाहिए तो तूने दी। गांव का मुखिया होने के बाद भी मैं तन्ने न्याय न दिला सका, वो भी एक बार ना दो बार। पहली बार जब उसने तेरे साथ बलात्कार किया और दूसरी बार जब वो तन्ने जान से मारने की कोशिश की। हो सकता है कि जैसे वो मेरे न्याय तक बच गया, कानून के न्याय तक भी बच जाता, लेकिन भगवान के न्याय तक कोई ना बच सकता। भगवान ने उसको सजा तेरे हाथों से दी है। इसीलिए कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती पर इंसाफ होता है। इसलिए ऊपर वाले ने उसको सजा तेरे तक दी। तू तो सिर्फ एक जरिया थी। इसीलिए मैं तन्ने न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा कि तू जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि तन्ने जो भी किया वो मानस और बाबरी को बचाने के लिए किया था। इसलिए तेरे इस केस के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया वकील रखूंगा। और मैं तन्ने वादा करता हूं कि मेरे तो जो भी बन पड़ेगा ना वो तेरे लिए करूंगा, पीछे ना हटूंगा। धन्यवाद मुकेश। चलिए चलिए, मुलाकात का समय खत्म हो गया। चल। माय लॉर्ड, प्रियांशी ने जो कुछ भी किया वो अपने साथ हुए जुल्म और अत्याचार से बचने के लिए किया। वैभव ने न केवल उनके साथ बलात्कार किया बल्कि उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी किया। साथ ही साथ जब उन्होंने प्रियांशी की बहन और मासूम मानस को मारने के लिए जब बंदूक तानी तो प्रियांशी ने उन दोनों को बचाने के लिए मजबूरन गोली चलाई। जज साहब, प्रियांशी ने न केवल एक खतरनाक अपराधी को सजा दी है बल्कि 2 मासूमों की जानें भी बचाई हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे सेल्फ डिफेंस मानते हुए प्रियांशी के साथ न्याय करें और उनको बाइज्जत बरी करने का फैसला दें। थैंक यू माय लॉर्ड। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत प्रियांशी ने जो किया उसे सेल्फ डिफेंस में उठाया गया एक कदम मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। This court is adjourned for today.
चले? रुको मामा जी, अभी एक गुनहगार को सजा मिलनी बाकी है। क्यों अंजलि? जी जेठ जी। वैभव के सारे गुना में तन्ने पूरा पूरा साथ दिया था उसका। अब तेरी क्या सजा होनी चाहिए तू खुद बता दे। सब लोग सुन लो, इसे पता था कि वैभव जिंदा है और उसे यहां से भगाने के लिए ट्रेन की टिकट इसने करवाई थी। और सिर्फ ये ही ना, जो तो ये भी जानती थी कि मैं झूठे इल्जाम में जेल गया हूं। प्रियासी की मौत, वैभव के सारे गुनाह, हर चीज में उसका साथ देती गई। मुजरिम का साथ देने वाला भी मुजरिम हुए। मैं माफी मांगती जी जी, मैंने जो भी किया था हमारे परिवार के भलाई के लिए किया, माँ के लिए किया, देवा जी के लिए, आपके लिए, मामा जी के लिए, इनके लिए, सबके लिए किया। मैंने देवा जी को एक मौका दिया ताकि वो हिमाचल जाके ध्यान लगाए, अपनी गलतियों को समझे, अपने पापों का पश्चाताप करे और यहाँ पे वापस आके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। मैं पागल उनकी बातों में आ गई, वो टिकट करा के उनको दे दिया। मुझे समझ नहीं आया कि वो पश्चाताप नहीं और बड़ा पाप करने वाले हैं। मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने देवा जी पे विश्वास किया, मैंने उन पे भरोसा किया, ये गलती हुई है मुझसे, अनजाने में हुई है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, माँ कुछ बोलिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दे वीरेंद्र, माफ कर दे। तू तो जानता है ये मूर्ख। यार कितनी बार माफ करूं माँ इसे मैं? बेवकूफियों की भी हद होती है, हर बार गुनाह करती है और सबको बेवकूफ बनाती है। आखिरी बार माफ कर दे वीरेंद्र, इसके बाद मैं तुझे कभी भी इसे माफ करने को ना कहूंगी। इसने एक बार और माफ कर दे, आखिर हमारे घर की इज्जत है ये, और आइंदा ध्यान रखिए। तन्ने माँ और मामा जी के कहने पे आखिरी बार माफ कर रहा हूं, इसका मतलब ये होना है कि हर बार तो ऐसी गलतियां करती फिरे। जो आखिरी बार तन्ने माफ कर रहा हूं मैं, तो समझ ले तू। मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगी, कोई गलती नहीं करूंगी। अब चलो सब, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। आप दोनों के लिए चॉकलेट। हमें नहीं चाहिए आपकी कोई चॉकलेट। चॉकलेट नहीं है, ये अपॉलॉजी है मेरी तरफ से। सॉरी है आपके लिए, मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो बहुत गलत किया। मैंने आपकी ड्रिंक में नशीली चीज मिलाई, मैंने आपको बाथरूम में बंद किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे समझना चाहिए था कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बट नाउ आई रियलाइज कि मैं गलत था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, और ये चॉकलेट एक्सेप्ट करके मेरी दोस्ती भी एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए, हम ये चॉकलेट सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपको अपने किए का पछतावा हो गया है। और वैसे भी हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, अपने सपने पूरे करने आए हैं। इसलिए एक बात ज़रूर याद रखना कि तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें माफ़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दोस्त कभी नहीं बन सकते हम। चल सुधा।